नमस्कार बच्चों। ये हमारी वर्कशीट नंबर 24 है। इससे पहले हम 23 वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है सोशल साइंस की। और ये हमारी हिस्ट्री की बुक से हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। जो फर्स्ट चैप्टर था वो फ्रांसीसी क्रांति के आधार पर है और दूसरा हमारा कौन सा है, रूसी क्रांति के आधार पर है। तो यहाँ पर ये रूस की क्रांति पर हमारी सेकेंड वर्कशीट है। इससे पहले जो 23 वाली थी वो भी रूस की क्रांति के बारे में ही बताई गई थी कि रूस में जो समाजवाद की स्थापना चाहते थे लोग, वो क्यों चाहते थे। और समाजवाद में जो स्थापना चाहते थे उसमें क्या था कि जो लोग थे वो चाहते थे कि जो संपत्ति है या फिर जो ज़मीन है वो किसके पास होनी चाहिए, या तो समाज के ऊपर उसका अधिकार होना चाहिए, समाज के जो लोग हैं उनका उसके ऊपर आधिपत्य होना चाहिए, या फिर सरकार का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। जो पूंजीपति हैं वो उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ना रखें ताकि सिर्फ प्रॉफिट जो हो वो पूंजीपतियों को ना हो। तो बच्चों देखते हैं आज की वर्कशीट नंबर 24 है और अगेन रूस की क्रांति पर ही आधारित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूस में जो समाजवाद का आना, समाजवाद का मैंने आपको बता दिया कि समाजवाद में क्या था कि वो समाज में क्या चाहते थे कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार प्राप्त हो। कोई भी ऐसा अधिकार एक पूंजीपति के पास ना हो जिससे सिर्फ वो अकेला बेनिफिट प्राप्त कर सके, बल्कि सभी लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए। और या तो समाज के लोग उसके ऊपर अधिकार करें या फिर सरकार का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर, कहाँ पर 1871 की बात है, और फ्रांस का जो पेरिस नगर परिषद है उसके ऊपर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन मतलब ज़बरदस्ती जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ के उन्होंने क्या किया, जो पेरिस नगर परिषद था उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादी को, ये जो घटना हुई जो लोगों ने वहाँ पर कब्जा किया, तो यहाँ पर जो दुनिया भर के समाजवादी थे जो समाज में क्या चाहते थे कि समाज में सभी संसाधनों पर लोगों की पहुँच हो, अकेले पूंजीपति ही उसका आधिपत्य ना रखें। तो यहाँ पर क्या था, जो समाजवादी लोग थे वो समाजवादी सरकार बनाने के लिए उनको प्रेरणा मिली, सभी उससे प्रेरित हुए। यहीं से मजदूरों को लाल झंडा, मजदूरों का कौन सा झंडा है, लाल झंडा, जो कम्युनिस्ट जो पार्टी है वहाँ पर क्रांतिकारियों की, को झंडा जो था वो स्वीकार कर लिया गया। जो मजदूरों का जो झंडा था लाल झंडा, वो उसको स्वीकार कर लिया गया। 1905 की क्रांति के द्वारा जो जार निकोलस था उसने 1905 की जो क्रांति हुई थी उसमें ड्यूमा बनाने की जो सहमति थी, ड्यूमा क्या थी, संसद थी, उसने उसको बनाने की सहमति दे दी थी, परमिशन दे दी थी। उससे क्या हुआ, जो राजनीतिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकार क्या होता है, वोट डालने का अधिकार है, जैसे वोट का अधिकार, लोगों को वोट डालने का अधिकार है, में रूसी जनता का परिचय हुआ। उससे क्या हुआ, जो रूस की जनता थी उसका उससे परिचय हुआ। किससे परिचय हुआ, राजनीतिक अधिकारों का, वोट डालने के अधिकार का परिचय हुआ, संसद बनने के बाद हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, जापान से पराजय, रूस को क्या मिली, जो क्रांति हुई थी उसमें जापान से उसको उसकी पराजय हुई, सेना में अराजकता थी और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। तो वहाँ पर क्या था, रूस को जापान से पराजय, हार मिली, और हार के कारण जो सेना थी वो आपस में उनमें खींचातानी थी, जो प्रशासन था वो भ्रष्ट था, सारे लोग करप्ट थे, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, लोगों के, आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो जो आम जनता थी उनमें भारी असंतोष था। उसके बाद क्या हुआ कि 1905 की असफल क्रांति, जो रूस की क्रांति थी वो 1905 की, वो क्या हुई, असफल हुई। उसके बाद जो बनी ड्यूमा मतलब संसद बनी, से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा। जो संसद बनी उससे सरकार के बीच में क्या हुआ, खींचतान और विवाद चलते रहे। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमज़ोर हो गए। कौन कौन कमज़ोर हो गए, ड्यूमा, संसद और सरकार दोनों कमज़ोर हो गए। 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ। अब क्या हुआ, जो संसद थी वो कितनी बार बन चुकी थी, यहाँ पर चौथी बार नाम आया है कि 4 बार संसद बन चुकी है। और उस समय क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें रूस शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी उसका नियंत्रण कम हो गया। रूस क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भी हार गया, और जिसके कारण क्या हुआ, जो उसकी हार हुई उस हार के कारण जो सेना के ऊपर उसका जो कंट्रोल था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद क्या है, रूस की
राजधानी है शीतकाल की। उसमें क्या हुआ, 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता, जो जनता थी वो काफ़ी भूखी थी, उनकी जो कंडीशंस थी वो काफ़ी बुरी थी, अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी। वो क्या हुआ, उनका अपने ऊपर से काबू ख़त्म हो गया और वो क्या करने लगी, हर जगह लूटमार करने लगी, चीज़ों को चोरी करना, आपस में लड़ाई करना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर उनके बीच में होने लगी, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ, सेना ने भी इन लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया कि हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविकों बहुमत ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी के बोल्शेविक थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर जो शासन चल रहा था उस पर कब्जा कर लिया। जबकि मानसेविक, ये बोल्शेविक क्या थे, जिनके पास अधिक मत थे, और मानसेविक क्या थे, अल्पमत वाले लोग थे जिनको वोट कम मिली थी। धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो अल्पमत वाले थे वो भी जो राजनीतिक सुधार थे, राजनीति के अंदर जो सुधार चाहते थे और संसद के जो चुनाव होने वाले थे उनमें वो धीरे धीरे भाग लेने के पक्ष में होने लगे। हड़तालें होने लगी, विरोध प्रदर्शन हुआ, सेना के विद्रोह के बीच जार ने शासन त्याग दिया। और फिर जो वहाँ का राजा था जार निकोलस, उसने क्या किया, अपना शासन त्याग दिया। लेनिन ने मार्क्स और एंजल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। अब क्या था, जो लेनिन था उसने क्या किया, मार्क्स और एंजल के जो साम्यवादी विचार थे वो उनसे प्रभावित था। और उनसे प्रभावित कौन कौन थे, जो कामगार थे, वहाँ पर काम करने वाले मजदूर, किसान, जो सभी वर्ग, सर्वहारा मतलब जो कमज़ोर वर्ग था, वो वहाँ उनके द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का, उनके द्वारा जो शासन चल रहा था उस पर नियंत्रण करने का विचार करने लगा। कौन करने लगा, लेनिन करने लगा। विश्व में पहली बार मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। और फिर किसकी सत्ता स्थापित की, इसने सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित कर दी। किसने की, लेनिन ने की। लेनिन एक साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन क्या था, साम्यवादी विचारधारा का इंसान था, क्रांतिकारी था, राजनीतिक था और राजनीतिक सिद्धांतकार था। लेनिन ने 1917 से 24 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन प्रमुख रहे। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड दिया गया कि जो लेनिन था वो 1917 से 1924 तक सोवियत रूस पर और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन के प्रमुख रहे, वहाँ पर उसने शासन किया। अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। जो प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद था उसका क्या महत्व था, इसमें पूछा गया कि जो प्रथम पेरिस कम्यून था उसका क्या महत्व था। तो इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। प्रथम पेरिस कम्यून का महत्व, 1871 में फ्रांस के जो पेरिस नगर थे उस पर क्या हुआ कि उस नगर परिषद पर कामगारों ने, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन वहाँ पर क्या कर लिया था, जन सरकार के रूप में वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और इस घटना से क्या हुआ, जो दुनिया भर के जो समाजवादी थे उनको समाजवादी सरकार बनाने की प्रेरणा मिली थी, वो इससे प्रभावित हुए थे। मजदूरों को क्या हुआ, लाल झंडा, जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का लाल झंडा था उसको स्वीकार कर लिया गया था। और जो फ्रांस के सर्वहारा वर्ग थे, सबसे निचला जो वर्ग था, अपने आप को सामंतशाही आधिपत्य से स्वतंत्र करने में सफल हो गए थे। तो वो लोग भी क्या थे, अपने आप को, जो सामंतों का जो शासन चल रहा था उनके अधिकारों से अपने आप को छुड़ाते हुए वहाँ से स्वतंत्र हो गए और अपने आप को सफल कर पाए स्वतंत्र होने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1905 के बाद रूस में क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए, कि 1905 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्रांति के बाद रूस में क्या राजनीतिक बदलाव आए थे। लोगों को जो वोट डालने का अधिकार था वो मिल गया था, जिससे जो लोग थे राजनीतिक अधिकारों से परिचित हुए थे। तो अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। 1905 की क्रांति के दौरान जार निकोलस ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। उस टाइम क्या था कि इसने परमिशन दे दी थी संसद को बनाने की, जार निकोलस ने। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियों अस्तित्व में रही। जो जितने भी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी, मजदूरों की यूनियन थी, कमेटियाँ थी, वो अस्तित्व में थी।
लेकिन 1905 के बाद क्या हुआ, इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक जो गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। मतलब किसी भी जो गतिविधियां हो रही हैं उनके ऊपर बाउंडेशंस हो गई थी कि ये गतिविधियां अभी नहीं होंगी राजनीतिक के आधार पर। उसके बाद था जार ने पहली संसद को सिर्फ जो जार निकोलस ने जो 4 संसद बनाई थी उसमें जो पहली संसद थी उसको 75 दिन में 75 डेज में और पुनर्निर्वाचित दूसरी डूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया था कि उसने जो पहले वाली जो 2 संसद थी उसको एक को तो 75 दिन में ख़त्म कर दिया और दूसरी को 3 महीने के अंदर ही उसने ख़त्म कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। जार ने मतदान कानूनों जो वोट डालने के अधिकार थे कानूनों में बदलाव करके तीसरी संसद में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया था। अब जो जार निकोलस था उसने क्या किया, जो कानून थे इनमें चेंजेस किए और जो तीसरी संसद बनाई थी उसमें क्या किया, रूढ़िवादी विचारधारा के जो उसका समर्थन करते थे उन लोगों को इसमें भर दिया। उदारवादी व क्रांतिकारी नेताओं को संसद से बाहर रखा गया। जो उदारवादी नेता थे और जो क्रांतिकारी नेता थे उनको तीसरी संसद से बाहर रखा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बोल्शेविक और मानसेविकों के बीच क्या मतभेद थे। जो बोल्शेविक थे और मानसेविक थे इनके बीच में क्या मतभेद थे, मतलब जो उनके विचार थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। तो जो बोल्शेविक थे वो क्या थे, बहुमत वाले थे और मानसेविक थे क्या थे, अल्पमत वाले थे जिनको बहुत कम वोट मिले थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बोल्शेविक कौन थे, बहुमत वाले थे जिनको अधिक वोट मिले थे। बोल्शेविक मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक पार्टी का एक गुट था। ये किसका हिस्सा थे, जो मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो उसका हिस्सा थे, सदस्य थे। और जो मानसेविक थे वो क्या थे, मानसेविक 1904 में उभरा हुआ एक ऐसा गुट था, रूसी क्रांतिकारी आंदोलन का गुट था। ये क्या था कि जो रूसी क्रांतिकारी थे उनका एक हिस्सा था। अब है इनके बीच में जो मतभेद थे। बोल्शेविकों का मानना था कि पार्टी में अनुशासित पेशेवर क्रांतिकारियों का एक छोटा सा संग्रह हो। उनका मानना था कि क्या होना चाहिए कि जो पार्टी में जो सदस्य हैं उस पार्टी में अनुशासित पेशेवर क्रांतिकारी का एक छोटा सा संग्रह होना चाहिए जो अनुशासन में रहें। मानसेविक चाहते थे कि पार्टी में अधिक से अधिक लोग शामिल हों और जो मानसेविक थे वो क्या चाहते थे कि पार्टी में बहुत अधिक संख्या में लोग भाग लें। अब है क्वेश्चन नंबर 4। रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा। रूसी क्रांति में लेनिन का योगदान पूछा गया है। तो यहाँ आपको बताना है, देखो यहाँ बताया भी गया कि जो लेनिन का था ये यहाँ पर सारा बताया गया कि लेनिन ने क्या किया क्या नहीं किया। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। रूस की क्रांति में जो सबसे बड़ा योगदान माना गया है लेनिन का माना गया है, क्योंकि उसको जो सफल बनाने का श्रेय जाता है वो भी लेनिन को जाता है। रूस की क्रांति में उसको सफल बनाने में तथा आंदोलन के विकास में लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। जो क्रांति थी किसको ने सफल बनाया, लेनिन ने बनाया, और जो आंदोलन था उसको विकसित किसने किया, लेनिन ने किया। तो उसका बहुत योगदान माना जाता है। लेनिन रूस की शक्तिशाली पार्टी बोल्शेविक का नेता था। किसका था, जिसको अधिक मत मिले हुए थे, बोल्शेविक का नेता था। जार के सिंहासन त्यागने के बाद जब जार निकोलस ने अपना शासन त्याग दिया था, यदि वह देश की बागडोर नहीं संभालता, कौन, लेनिन नहीं संभालता, तो इतने सालों से जो वो मेहनत कर रहा था वो सारी क्या होती, व्यर्थ चली जाती। यदि वो जैसे ही उसने शासन त्यागा, यदि वो शासन की बागडोर को नहीं संभालता लेनिन, तो जो क्या था वहाँ पर वो इतने सालों से जो मेहनत कर रहा था समाजवादी पार्टी बनाने की वो सारी क्या हो जाती, व्यर्थ चली जाती। क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया और अपनी क्रांति को सफल बनाने के लिए उसने क्या किया कि रूस को जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उससे अलग किया। रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। रूस के अंडर में जितने भी उपनिवेशक थे उन सभी को उसने क्या किया, स्वतंत्र कर दिया गया, फ्री कर दिया था। अब उसके बाद उसने क्या घोषणाएं की कि वो क्या क्या करेगा। उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होगा, कि उत्पादन के जितने भी साधन हो उस पर किसी एक संप्रदाय या पूंजीपति वर्ग का अधिकार ना होकर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। जमीन के मालिक जमींदार न होकर किसान खेतों पर काम करेंगे तथा जरूरत अनुसार अन्न रखकर शेष सरकार को देंगे। अब उसने दूसरी जो डिक्लेरेशन की थी वो क्या थी कि ज़मीन के मालिक जो हैं वो ज़मींदार नहीं होंगे, क्योंकि पहले क्या था, ज़मींदार ज़मीन के मालिक थे। तो वहाँ पर अब क्या होगा, किसान खेतों पे काम करेंगे और अपनी ज़रूरत के अनुसार जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी
उस अन्न को अपने पास रखेंगे और बाकी जितना भी बचेगा वो सारा किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, सरकार को दे देंगे। किसानों और मज़दूरों को सरकार वेतन देगी, किसको देगी, किसानों को, और वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों को सरकार क्या देगी, पेमेंट देगी, सैलरी देगी। चर्च की संपत्ति छीन ली गई थी, जो चर्च थे उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया था, छीन लिया गया था। इन सभी कार्यों से रूस द्वारा जो बाहरी क्षेत्र थे, ये सारे जो कार्य हुए थे, इन सभी कामों के द्वारा जो रूस का बाहरी हिस्सा था उसमें शांति स्थापित हो गई थी। रूस में नए समाज का निर्माण हो गया था। यह सब लेनिन के प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया तथा 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति पूरी हुई। और जो ये किसने प्रयास किए, लेनिन ने प्रयास किए, और जो 1917 की क्रांति वो संपूर्ण मानी गई। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो या तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।